ये कहानी शुरू होती है प्रिया के घर से, जहां बाहर हॉल में विनय के परिवार वाले उसके परिवार वालों के साथ बैठे हुए थे और कमरे में बैठी प्रिया किसी भी दूसरी लड़की की तरह घबरा रही थी। हे भगवान, बस बाहर किसी बात पर कलेश ना हो जाए। सब ठीक तो रहेगा ना नेहा? मुझे बड़ी घबराहट हो रही है, मेरा तो दिल ही बाहर आ जाएगा। अरे सब ठीक रहेगा प्रिया, सब ठीक है, तू घबरा मत। मैं बाहर से ही तो आई हूँ। अंकल आंटी तो आराम से बैठकर मिठाई खा रहे हैं। और विनय, अरे भाई क्या हैंडसम लग रहा है ब्लैक शर्ट में, एक नंबर जहर। अगर वो तेरा बॉयफ्रेंड ना होता ना तो मैं अब तक उसे लेकर भाग चुकी होती। 10 साल के इस रिलेशनशिप में मैं तो उसे लेकर भाग नहीं पाई। तू क्या लेकर भागेगी? तू जानती नहीं, उसके साथ उसके घर में नाग, बिच्छू और नेवले रहते हैं। एक तो इंटरकास्ट में प्यार, ऊपर से शरीफ सीधा यार। विनय के घर वाले जहर उगलते हैं, जहर। ऐसे ही नहीं बात शादी तक पहुंचते पहुंचते 10 साल लग गए, वरना मैं तो 10th के बाद ही डोली में बैठने को तैयार थी। तेरा बस चलता तो तू तो पेट के अंदर ही उसे ब्याह कर लेती, पर ऐसा होता नहीं ना बहन। खैर, अब जो भी हुआ, बात यहाँ तक तो पहुँच गई है ना, अब शादी भी हो जाएगी। हमारे दोस्तों में पहली इंटरकास्ट लव मैरिज। वाह जी वाह, मज़ा आ जाएगा। इस जोड़ी की तो मिसाल बनेगी। यहाँ प्रिया घबरा रही थी तो वहां विनय, जरा मुस्कुरा लो मम्मी, हम किसी की मैयत पर नहीं आए, किसी लड़की के घर उसका हाथ मांगने आए। इससे ज्यादा नहीं मुस्कुरा सकती मैं, मेरा कलेजा तो रो रहा है। दूसरी बिरादरी की लड़की को अपने घर की बहू बनाना पड़ेगा मुझे। अब रो कर क्या करेंगे नयनतारा जी? इस लड़के को सर पर तो शुरू से आपने ही चढ़ाया था। मैंने तो पहले ही कहा था कि लगाम कस दो। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से उठकर चला जाता हूँ। जब घर पर पहले इस मुद्दे पर बात हो चुकी है तो आप क्यों रोना रो रही हो मम्मी? अगर यही ड्रामा चलता रहा तो अच्छा नहीं होगा। फिर आप जानती है, मैंने आपको पहले ही कह दिया है, अगर यहाँ पर कोई भी ड्रामा हुआ तो मैं जाकर सन्यासी बन जाऊंगा। फिर अपना कास्ट अपने पास रखिएगा आप। बस यही मेरी ममता का फायदा उठा ले तू। आ तो गई ना यहाँ, अब क्या कस्तूरी बहन के पैरों पर गिर जाऊं? फुसफुसा कर विनय के परिवार वाले आपस में ये बातें कर रहे थे कि उस फुसफुसाहट को सुनकर कस्तूरी कहती है, कोई बात हुई है क्या बहन जी? अरे इतनी बार तो बात हो गई, अब कौन सी बात का इंतजार कर रही हैं कस्तूरी बहन आप? वैसे भी मेरा बेटा मुझे यहाँ ये कहकर लाया है कि मम्मी बेकार की कोई बात मत करना, तो मैं कैसे कोई बात कर सकती हूँ? हमें तो अपना बेटा प्यारा है ना भाई। जी जी बहन जी, आप कुछ ले नहीं रही है, मिठाई खाइए। इतनी मिठाई तो खिला दी बच्चों ने मुझे, अब तो सीधा जहर खाना बाकी है। क्या बोल रही हो मम्मी तुम? अरे अब अपनी होने वाली समधन से मजाक भी ना करूँ क्या? अब मेरा मतलब है प्रिया को बुला लीजिए बहन जी। श्वेता जाकर अपनी ननद को बाहर लेकर आती है। देख लो बेटा, शादी एक ही बार होती है। शादी के पहले तो 100 बार ब्रेकअप पैचअप हो सकता है, पर एक बार शादी हो गई उसके बाद आप इस रिश्ते से भाग नहीं पाएंगे। भागना ही होता पापा जी तो मैं यहाँ इतनी मेहनत मशक्क़त नहीं कर रही होती। मम्मी पापा तो मेरे लिए कई रिश्ते लेकर आए थे, पर जिससे मैं प्यार नहीं करती उससे शादी भी नहीं कर सकती। सुन लिया पापा आपने? हाँ बेटा, अब तो सुनेंगे तेरे पापा। हमने सुनाने के लिए ही तो तुझे पैदा किया था। ये तो बच्चे हैं बहन जी, पर हमें तो समझदारी से बात करनी होगी ना। मैं तो कहती हूँ अभी बारिश का मौसम है, हमें शादी के बारे में ना सर्दी के वक्त सोचना चाहिए। अगर अभी मम्मी ने ये तारीख टाल दी तो ये तारीख टलती ही जाएगी। अब नहीं मम्मी, शादी होगी तो बारिश के सीज़न में ही होगी। वही तो मम्मी जी, बारिश में शादी करने का अलग ही फ़ायदा होता है। वेन्यू पर आधे से ज़्यादा लोग पहुंच ही नहीं पाएंगे, हमारे पैसे भी बच जाएंगे। देख रही है प्रिया का दिमाग मम्मी आप? जिस लड़की के आने के साथ ही हमारे पैसे बचने लगे हो, उसके आने के बाद तो बल्ले बल्ले हो जाएगा सब। अब जब सब फाइनल हो ही गया है तो सीधा शादी की तारीख फाइनल करते हैं, क्यों समधन जी? ठीक है, फिर हम अपने पंडित जी को दोनों बच्चों की कुंडली दिखा देते हैं, वो जिस तारीख को कहेंगे उस तारीख पर विवाह हो जाएगा। आपकी सारी शर्तें मानने को तैयार है हम, पर हम कुंडली अपने पंडित जी को भी दिखाएंगे, क्योंकि जब तक वो किसी तिथि पर हामी नहीं भरते हमारे घर में कोई काम नहीं होता। ये देख लो विनय, जहाँ होने वाली बहू की माँ ही बातों को समझने को तैयार नहीं है तो उनकी बेटी क्या तैयार होगी? शादी के बाद तो तुम मुझे जूते पड़वाओगे।
मैं कब से ये सब कुछ सुन रहा हूँ समदन जी। जो बातें होने ही नहीं वाली ऐसी बात तो छेड़िए मत आप। और बातों बातों में बात इतनी बढ़ जाती है कि नयनतारा गुस्से में खड़ी हो जाती है। इससे पहले कई बार आप रिश्ते की बात करते करते उठ गई हैं। इस बार भी चले जाइएगा, पर याद रखिएगा कि दोबारा फिर रिश्ता लेकर मत आना। तेरे लिए ये सब कुछ सुन रहा हूँ मैं बेटा, पर अब और नहीं। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मम्मी, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ, बैठ जाइए ना। पापा जी, आप मुझे माफ़ कीजिए, प्लीज़ आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। मैं प्रिया के बिना नहीं रह सकता। 30 साल का तो मैं ऑलरेडी हो चुका हूँ, अब कब करूँगा शादी? देखिए, 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं और फिर से डिस्कशन शुरू करते हैं। मुझे लगता है भूखे होने के कारण सभी को ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। मैं लंच निकलवाती हूँ, आप सब ना डाइनिंग टेबल पर बैठ जाइए। पूरे लंच के वक्त प्रिया बस विनय को देखती रहती है और यही सोचती रहती है कि कैसे ये डिस्कशन ओवर हो और शादी की तारीख पक्की हो जाए। तभी नयनतारा कहती है, वैसे शादी में खर्च करते वक्त मुट्ठी बंद मत कर लीजिएगा भाई साहब। हमारी तरफ से कम 400 से 500 बाराती आएंगे, सबकी खातिरदारी होनी चाहिए। आप निश्चिंत रहिए समदन जी, सभी की खातिरदारी होगी। 400-500 क्यों, 1000 लोग लेकर आइए। 2 बच्चे ही तो है हमारे समदन जी। बेटी की शादी हो चुकी है और बस एक बेटी की बाकी है। इस शादी में हम किसी भी प्रकार की कसर नहीं छोड़ेंगे। भर भर के गिफ्ट जाएंगे हमारी तरफ से। खातिरदारी के बाद दूसरी बात यह है कि लड़की के परिवार से हमारी तरफ कुछ नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि बाद में आप लोग हम पर इल्ज़ाम लगाए कि हमने लड़की वालों से बहुत ज़्यादा खर्च करवाया। एक ही तो बेटी है हमारी भाई साहब, अब उसकी शादी में भी हम दिल खोल कर खर्च ना करें। अरे मम्मी, जब वो लोग नहीं कह रहे खर्च करने को तो क्यों खर्च करना है तुम्हें? पैसा दबा कर रखो ना। विनय के पापा के पास बहुत पैसे हैं, मैं उनके पैसे उड़ा लूँगी, डोंट वरी। ठीक है, पर शादी तो लड़की की नियम से ही होती है, क्योंकि लड़की को विदा करने लड़का आ रहा है। हाँ आंटी, आप फिक्र मत कीजिए, शादी आप ही के नियम से होगी। और मैं तो कहता हूँ ना हल्दी ना मेहंदी ना सगाई, सब कुछ एक ही दिन करके ख़त्म कर देते। मैं नहीं चाहता किसी भी कारण कुछ भी प्रॉब्लम हो। और कहीं ये शादी कैंसिल ना हो जाए, इस डर से विनय शादी की सारी रस्मों को एक ही दिन पर फिक्स करवा लेता है। जैसे ही विनय का परिवार वापस निकलने जाता है, जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। पर अगर वो लोग बारिश के कारण जरा सी भी देर और प्रिया के घर रुकते तो शायद फिर से शादी कैंसिल हो जाती। इसलिए विनय बारिश में ही वापस अपने घर के लिए निकल जाता है। जिस शादी में रिश्ते की बात में इतना हंगामा हो रहा है, वो शादी होगी कैसे? और आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जिस दिन विनय घोड़ी चढ़ने वाला था और प्रिया की डोली उठने वाली थी। सुबह सुबह जैसे ही प्रिया की आंख खुलती है, वो देखती है जोरों की बारिश हो रही है। इतनी तेज बारिश हो रही है, मुझे तो लगा था कि रात भर हुई बारिश सुबह तक बंद हो जाएगी मम्मी। वही ना बेटा, लड़के के यहाँ से हल्दी भी आनी है और रास्ते में हर तरफ पानी भरा हुआ है। बहुत काम बाकी है। मेहंदी वाली कैसे पहुँचेगी इतने बारिश में, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे नहीं लगता कि ये बारिश रुकने वाली है आंटी जी। मैं तो कहती हूँ मेहंदी वाले का इंतज़ार करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जिसे भी मेहंदी लगानी आती हो वो आपस में एक दूसरे को मेहंदी लगा दे। ठीक है, तो फिर तू ही मुझे जल्दी से मेहंदी लगा देना। यहाँ जहाँ दुल्हन की हालत ख़राब थी, वहाँ दूल्हे के घर के माहौल भी कुछ ठीक नहीं थे। हल्दी तो मुझे चढ़ गई, अब मेरी इस हल्दी को लेकर जल्दी से ड्राइवर भैया आप बुआ जी को लेकर प्रिया के घर चले जाइए, बेचारी इंतज़ार कर रही होगी। हाँ हाँ बेटा, जा रही हूँ, इतना हड़बड़ा क्यों रहा है तू? और जब इतनी ही टेंशन थी तो बारिश के मौसम में शादी की तारीख निकलवानी ही नहीं चाहिए थी। सुबह से बारिश हो रही है, देख लीजिए भाभी, शादी तो होगी कि नहीं? क्योंकि इतनी बारिश में पंडित जी भी कैसे पहुँचेगा, ये भी तो टेंशन वाली बात है। विनय और प्रिया अपने अपने घरों पर बाकी सारी रस्म कर लेते हैं और फिर बजते हैं शाम के 6। दुल्हन तैयार होकर अपने घर से वेन्यू पर पहुंचती है तो वहां दूल्हा भी अपने घर से निकलने को तैयार था। इतनी बारिश में घोड़ी वाला ही नहीं आया। कितने शौक पाले थे मैंने अपने बेटे के लिए कि घोड़ी चढ़कर बारात लेकर जाएगा, पर यहाँ तो बारिश ही नहीं रुक रही। और करो बारिश के मौसम में शादी। तो घोड़ी नहीं आए तो ना आए, मेरी शादी घोड़ी से हो रही है या प्रिया से? मैं गाड़ी में बैठकर निकल रहा हूँ, आप लोग आ जाइएगा।
और इतनी बारिश में सभी शादी के वेन्यू पर पहुंचते हैं। दूल्हा जाकर स्टेज पर बैठ जाता है। तभी शादी में आया हुआ एक गेस्ट महेश स्टेज पर आकर उससे कहता है, अगर शादी बारिश में रखी है तो गेस्ट के आने जाने का इंतज़ाम भी करवाना चाहिए था आपको भाई साहब। बताइए, जिसके पास गाड़ियाँ हैं वो तो बिना किसी प्रॉब्लम के आराम से आ रहे हैं, हम जैसों का क्या होगा ये तो सोचिए। वो तो आपसे बहुत अच्छे संबंध हैं मेरे, वरना इतनी बारिश में कोई अपने सगे संबंधियों के यहाँ भी ना जाए। बिल्कुल सही कह रहे भाई साहब आप। इतनी बारिश में शादी में पहुंचना मुश्किल नहीं, नामुमकिन लग रहा है। बाप रे बाप, इतनी बारिश तो मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी। विनोद भाई साहब, लगता है दुल्हन कढ़ाई में खाना खाती होगी बचपन में, जो शादी में उसकी इतनी बारिश हो रही है। क्यों विनय, तू भी कढ़ाई में खाना खाता था क्या? ये लीजिए भाई साहब, मैं ये 500 का लिफाफा लाई थी, पर इतनी बारिश में ना लिफाफा दिख रहा है ना नोट। पानी से ना खराब हो गया, बेकार में नुकसान हो गया। अब तो आप ये समझेंगे कि मैं खाली लिफाफा लाई थी। अरे कोई बात नहीं आंटी जी, हमें विश्वास है कि आप पूरे 500 का ही लिफाफा लाई होंगी। आप खाना एंजॉय कीजिए ना। क्या खाना एंजॉय करूं बेटा, आधे से ज़्यादा खाने में तो पानी गिर गया है। अभी पता है मैंने रस मलाई ली थी और तुम्हारे अंकल उसे रायता समझ बैठे। ये तो हालत है। रिसॉर्ट का हॉल इतना छोटा है कि 50 आदमी से ऊपर लोग वहाँ जा नहीं सकते, तो हमें तो लॉन में ही भीगना पड़ेगा ना। अभी भी तो बोलेगा कि प्रिया के पैर शुभ है। अगर किस्मत अच्छी होती ना उसकी तो आज बारिश होती ही नहीं। बड़े भाग्य इसी वक्त दिखते हैं बहू के बेटा। बारिश का मौसम है मम्मी, साइक्लोन आया हुआ है। पिछले 3 दिनों से बारिश रुकी ही नहीं, तो इतना बड़ा भाग्य वो कैसे लेके आएगी कि बारिश के मौसम में धूप आ जाए। स्टेज पर बैठा विनय अपनी दुल्हन के आने का इंतजार कर रहा था। तभी उसकी नज़र दरवाजे की ओर पड़ती है, जहां से एक हाथ में छाता लिए और दूसरे हाथ से अपना लहंगा पकड़े इतने कीचड़ में लॉन को पार करती हुई दुल्हन की तरह सजी प्रिया स्टेज की ओर बढ़ रही थी। प्रिया को देखकर विनय के जान में जान आती है। लीजिए मम्मी, आप कह रही थी ना कि प्रिया मुझे धोखा दे देगी और पूरे समाज में मेरी बदनामी हो जाएगी। हो गई बदनामी? नहीं ना, इतनी बारिश में भी आ गई है मेरी प्रिया। ओहो, बेचारी का तो पूरा मेकअप ही धुल गया है। मेकअप लगाया ही नहीं है बहू ने शिल्पा जी। अब इतनी बारिश में कौन है उसके चेहरे को देखेगा, इसलिए लगता है लड़की वालों ने पैसे बचा लिए यहाँ पर। या फिर ये भी तो हो सकता है ना, मेकअप आर्टिस्ट ना पहुंची हो बारिश के कारण। वो पहुँचे ना पहुँचे, पंडित जी पहुँच जाए तो गनीमत है भाई। और सभी लोगों की बातें जैसे जैसे प्रिया के कानों में जा रही थी वो और ज़्यादा घबराती जा रही थी। भाभी, आप पंडित जी से बात कीजिए ना, उनके बिना शादी कैसे होगी। ऐसे ही विनय के परिवार वाले शादी को रुकवाना चाहते हैं। मैं नहीं चाहती कि शादी होते होते रुक जाए। अरे तू फिक्र मत कर, मैंने तेरे भैया को भेजा है, वो पंडित जी को ले आएंगे। इतना ताना बाना, इतनी टेंशन और इतनी बारिश में चुनिंदा गेस्ट के साथ विनय और प्रिया स्टेज पर बैठे बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे। शादी का मंडप भी लॉन में बंधा हुआ है, अग्निकुंड भी वहीं तैयार किया गया है। ये सब कुछ हमारे साथ ही क्यों होना था। अरे भाई, इसमें हमारी गलती नहीं है, ये तो कोइंसिडेंस है बाबू। और थोड़ा डेकोरेटर का फॉल्ट भी है। उसे पता ही था कि बारिश का मौसम है, तो मंडप तो कम से कम हॉल में लगाना चाहिए था। होने वाले दुल्हा दुल्हन आपस में बात कर रहे थे, तभी हड़बड़ाकर भागती हुई कस्तूरी वहां आती है। बेटा, तेरा भाई लौट आया है पर अकेला। आगे जाकर रास्ता रोक दिया गया है। पानी खतरे की रेखा से ऊपर आ गया था। वो पंडित जी तक पहुंच नहीं पाया बेटा। पंडित जी नहीं आ पाएंगे। मुझे माफ़ कर दे बेटा, तेरी माँ हार गई। क्या? फिर शादी कैसे होगी? ये मत बोली मम्मी जी, कहीं भैया मजाक तो नहीं कर रहे? पंडित जी बाहर ही होंगे। तुम टेंशन ना लो प्रिया, तुम जानती हो ना भैया का नेचर। मैं अभी लाता हूँ पंडित जी को। तभी वहां लड़के की माँ आती है। अरे वाह, नहीं आ रहे पंडित जी? अब मेरा मतलब है, ये तो बहुत बुरा हुआ बेटा, खुद को संभाल तू। इस बार तो हम पर इल्ज़ाम भी नहीं लगाया जा सकता, हमने तो हामी भर दी थी ना। ये सुनते ही प्रिया फूट फूट कर रोने लगती है, पर अब वो कर भी क्या सकती थी। इतनी कोशिशों के बाद भी शादी नहीं होने वाली थी। तभी श्वेता कहती है, लगता है आप सब भूल गए, ब्राह्मण के घर की बेटी हूं मैं।
पंडित जी नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ। पापा के साथ रह रहकर मैंने सब सीख लिया था। मुझे शादी के सारे मंत्र आते हैं, फेरे मैं ही करवा दूंगी। भाभी आप, ए भगवान तूने लाज रख ली। सभी को पता चलना चाहिए दामाद जी कि इंटरकास्ट मैरिज का फ़ायदा भी कम नहीं होता। मैं दूसरे कास्ट की थी तो आज फ़ायदा हो गया ना। ब्राह्मण की बेटी हूँ, जो कह दिया सो कह दिया। आप प्रिया के साथ फेरों के लिए बैठ जाइए। मुहूर्त शुरू हो गया है, मैं मंत्र शुरू करती हूँ। अब तो चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, शादी आज ही होगी। और कमर पर अपनी साड़ी बांधे श्वेता मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है। देखिए भाभी जी, प्रिया की भाभी भी लव मैरिज करके आई थी। आज उनके कारण ये शादी मुमकिन हो पा रही है। हर चीज़ के अपने अपने फ़ायदे होते हैं। शादी संपन्न हुई। आज से आयुष्मती प्रिया और आयुष्मान विनय पति पत्नी हुए। अब दुल्हा दुल्हन सभी बड़ों का आशीर्वाद ले ले। और आखिरकार इतनी बारिश में नयनतारा के घर उनकी बहू पहुंच ही जाती है। बारिश में नई बहू की गृह प्रवेश के लिए तैयार रहे नयनतारा जी। अब तो मुस्कुरा दो मम्मी। अरे चल, मुस्कुरा दिया। अगर हम कोशिश करें तो सब कुछ मुमकिन है। अगर इतने सारे प्रॉब्लम्स को देखकर प्रिया या विनय में से कोई भी पीछे हट जाता तो ये शादी कभी नहीं हो पाती। मगर उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ ऐसे कस के पकड़ के रखा कि वो हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। ओफो, आज फिर से सुबह से ही बारिश होने लगी। ऐसे कैसे काम चलेगा। पूरे गांव में सुनीता की पानी पूरी मशहूर थी। जब भी वो गली में अपना ठेला लेकर निकलती, उसकी पानी पूरी खाने के लिए आसपास भीड़ जमा हो जाती। मगर पिछले कुछ दिनों से बरसात ने उसकी हालत खराब कर रखी थी। वापस खाली हाथ घर लौटी हूँ आज। मुश्किल से 20 रुपए की पानी पूरी बिकी है बस। ये तो कुछ भी नहीं है। सुनीता ख्यालों में खोई थी और तभी सुनीता की बेटी सिम्मी उसे कहती है, अम्मा क्या मस्त बारिश हो रही है बाहर, मैं भुट्टा खाने जाऊं? चुप, एक तो भुट्टे वालों की वजह से हमारा काम रुका हुआ है और तू उन्हीं दुश्मनों का फायदा कराने जा रही है। अरे अम्मा, अब तुम्हारी पानी पूरी नहीं बिक रही तो इसमें उनकी क्या गलती, मुझे तो खाने जाने दो। कहीं नहीं जाना, अभी मैं ठेला लेके जा रही हूँ पानी पूरी बेचने। तू घर पर रह के घर का ध्यान रख। क्या ही फायदा जाने का, पानी पूरी तो बिकने वाली है नहीं और तुम अभी तो वापस घर आई हो। मारूंगी अभी। चुप चुप बोल। अगर ये नहीं बिकी तो इस महीने हमारा बुरा हाल हो जाएगा, घर में पैसे भी नहीं आएंगे। अच्छा ठीक है, जाओ फिर, लेकिन जाने से पहले कुछ खिला के तो जाओ। आज ज्यादा पैसे नहीं मिले, थोड़ा सा धनिया मिर्च खरीद कर लाई हूँ। चल चटनी बना देती हूँ, रोटी खा लेना उससे। ठीक है माँ, जैसा तुम कहो। सुनीता अपनी बेटी सिम्मी के साथ अकेले रहती थी और वो बहुत गरीब थी। बहुत मुश्किलों से उसने पानी पूरी का ये ठेला लगाना शुरू किया था, लेकिन बारिश ने आकर सब बिगाड़ दिया था। बारिश में लोगों ने उसकी पानी पूरी खाना ही बंद कर दिया था। फिर भी वो हार नहीं मान रही थी। बारिश में ही अपना ठेला लेकर निकल पड़ी। अरे आ गई रे आ गई, देखो मशहूर पानी पूरी वाली आ गई। आओ और चटपटे पानी के बताशे खाओ। लेकिन कोई भी अपने घर से पानी के बताशे खाने के लिए नहीं निकलता। आखिर में सुनीता उसी जगह पर जाकर अपना ठेला खड़ा कर देती है जहां वो अक्सर खड़ी होती थी। ओफो, आम दिनों में तो अब तक मेरे आधे गोलगप्पे बिक जाते थे, मगर ठेला एकदम सूना पड़ा है। ऐसे तो आज भी बहुत नुकसान हो जाएगा। ऊपर से ही मनहूस बारिश, अब जाकर कुछ हल्की पड़ी है। तभी सुनीता देखती है कि पास में बैठे गुज्जू भाई के भुट्टों के पास बहुत भीड़ जमा थी। बारिश में लोग भुट्टे का मजा उठाने आए थे। जब से ये बारिश में गुज्जू भाई ने भुट्टे की दुकान लगानी शुरू की है, तब से मेरा नुकसान ही नुकसान हो रहा है। तभी पीछे से कोई बोलता है, इसमें भुट्टे वाले की कोई गलती नहीं सुनीता। रज्जू, तू यहाँ क्या कर रही है? रज्जू सुनीता की बचपन की सहेली थी और अक्सर सुनीता से मिलने आया करती थी। उसके साथ उसकी बेटी मानवी भी थी। मैं तो बस बाजार जा रही थी मानवी के लिए कुछ साग सब्जी खरीदने, पर तू इतना परेशान देखी तो मैं तेरे पास आ गई। अच्छा, परेशान तो हूँ रज्जो, और तू ही बता, अगर इसकी गलती ना होती तो गलती किसकी है फिर? अब देखना सुनीता, बारिश के मौसम के हर तरफ कितना कीचड़ हो जाता है और लोग तो कितना जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लगते हैं। इसीलिए उन्हें लगता है कि ये बाहर ठेले का खाना उनकी तबीयत और ज्यादा खराब कर देगा। क्या
मगर मैं तो सब कुछ कितने साफ सुथरे तरीके से बनाती हूँ। और क्या ये भुट्टे ठेले पे नहीं बन रहे? अरे मगर लोग बारिश में भुट्टे खाना पसंद करते हैं। उन्हें लगता है कि आग में सिकने के कारण भुट्टे पक जाते हैं और बीमारियां नहीं फैलती। अच्छा, तो फिर अब मैं क्या करूं रज्जो? देख, मेरे ख्याल से तुझे अगले कुछ महीने ये काम बंद कर देना चाहिए और कुछ और शुरू कर देना चाहिए। कुछ ऐसा जो बारिश में बिक जाए और तेरा काम ठप न हो। ये तो कैसी बातें कर रही है रज्जो? तू मेरी बचपन की दोस्त है और तू तो सब जानती है ना कि मेरे पास कुछ और काम शुरू करने के लिए बिल्कुल पैसा नहीं है। फिर ये सब पानी पूरी का सामान, इसका क्या होगा? ऐसा तो सब बर्बाद हो जाएगा रज्जो। मगर हम कर भी क्या सकते हैं सुनीता? कोई ठेले पे नहीं आता, वैसे भी सब बर्बाद होना है ही। ऐसे तो तुझे ये सब फेंकना ही पड़ेगा ना। तो मेरा मूड खराब मत कर, समझी? अभी जा यहाँ से और मुझे जरा ठंडे दिमाग से कुछ सोचने दे। हाँ। अरे तो मुझी पर बरसने लगी सुनीता। चल ठीक है, मगर तू अपना उपाय सोच इस सब मुसीबत का, वो भी जल्दी ही। रज्जो अपनी बेटी मानवी को लेकर वहां से जा रही थी कि तभी मानवी बोली, काकी, आप मुझे इस पानी पूरी से एक टिक्की बना के दो ना। क्या टिक्की? तू मुझे और बातें सुनवाना चाहती है क्या मानवी? भला वो पानी पूरी की टिक्की कहाँ से बना देगी? बहुत मजा आएगा माँ, बारिश की ठंड में गरम गरम टिक्की। अरे वाह। चुपचाप चल यहाँ से, वरना अभी हमारी टिक्की बन जाएगी। रज्जो डर के मारे मानवी को पकड़कर अपने साथ ले जाती है, लेकिन सुनीता सोचती है, अरे ये मानवी मुझे बहुत अच्छा सुझाव देके गई है। अपनी माँ से ज्यादा तो ये बच्ची समझदार निकली। टिक्की, मैं टिक्की बना सकती हूँ। मेरे बताशे के ठेले पर जो लोग टिक्की खाने आएंगे वो बताशे भी खा ही लेंगे। ऐसे मेरा दोगुना फायदा हो सकता है। लेकिन हाँ, मुझे देखना पड़ेगा कि मैं टिक्की बनाने के लिए व्यवस्था कैसे करूंगी। तभी अचानक और जोर की बारिश होने लगी और सब लोग इधर उधर भागने लगे। लो, हो गया आज का भी काम ठप। घर ही जाना पड़ेगा, वरना सारा सामान सील जाएगा और खराब हो जाएगा। सुनीता जल्दी से अपने ठेले पर साथ लाई हुई बड़ी सी पन्नी डाल देती है और उसे लेकर घर पहुंच जाती है। घर पहुंचते पहुंचते वो पूरी भीग भी जाती है। ये क्या माँ, तुम तो पूरी भीग गई। जल्दी से कपड़े बदल लो, वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी। अरे हाँ, क्या करूं मैं इस बारिश का? फिर से बाहर जोरदार बारिश होने लगी। सुबह से थमने का नाम ही नहीं ले रही। पता नहीं कब इस आफत से पीछा छूटेगा। हाँ, वो तो है माँ, कम से कम महीना भर तो पानी गिरेगा ही। अब क्या सोचा है आपने? अब क्या करोगी आगे आप? मेरे पास एक मस्त आइडिया आया है, लेकिन पहले मैं एक गीले कपड़े बदल लूं, फिर तुझे बताती हूँ। तुझे भूख भी लग रही होगी ना? हाँ माँ, बहुत भूख लग रही है। ठीक है, फिर बस कुछ देर रुक। सुनीता जल्दी से गीले कपड़े बदल लेती है और रसोई में चली जाती है। हाँ, 2-4 आलू तो है ही घर में, उन्हें ही उबालने रख देती हूँ। और दही तो नहीं है। अरे सिम्मी सुन। हाँ माँ बोलो। वो मंजू है ना, उसके घर जा और 1 कटोरी दही मांग ला। उसके घर में गाय है तो दही भी जरूर होगा। ठीक है माँ, अभी लाती हूँ। सिम्मी दही ले आती है और फिर सुनीता अपने काम में लग जाती है। ठीक है, अब और क्या चाहिए? अब पानी पूरी तो है ही, मीठी चटनी। हाँ, ये मीठी चटनी ये बनानी पड़ेगी। सुनीता झटपट कुछ आलू उबालती है और मीठी चटनी बनाने में लग जाती है। थोड़ा सा गुड़ भी रखा हुआ है और ये इमली, थोड़ी चटनी तो बन ही जाएगी। सुनीता गैस पर इमली और गुड़ पानी में डालकर उबालने के लिए रख देती है और साथ में उसमें कुछ मसाले डालती है। इसके साथ वो आलू उबालकर उसका भरता बना लेती है। लो जी, हो गए। अब इसमें सब मसाले डालकर इसकी टिक्की बना देती हूँ। फिर इसके ऊपर मीठा दही, इमली की मीठी चटनी, प्याज और कुरकुरी पानी पूरी को मसल कर डाल दूंगी। सुनीता झटपट सब काम निपटाती है और कुछ ही देर में उसकी आलू टिक्की बनकर तैयार हो जाती है। वो जल्दी से सिम्मी को बुलाती है और कहती है, सिम्मी ये देख, मैंने गर्मा गर्म आलू टिक्की बनाई है, जरा खा के तो बता कैसी है। अभी खाती हूँ माँ, बताती हूँ। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। सिम्मी जैसे ही टिक्की का स्वाद लेती है वो झट से कहती है, वाह माँ, ये तो बड़ी स्वादिष्ट बनाई है आपने। आज तो आपने कमाल ही कर दिया। ये अब मेरे लिए हर रोज बनाना, मुझे बहुत पसंद आई। क्या सच में अच्छी बनी है?
तुझे पसंद आ गई? तो फिर तो अच्छी बनी होगी। हाँ माँ, और दो ना, बहुत अच्छी है, एकदम चटपटी और खट्टी मीठी। बारिश में ऐसी टिक्की खाकर तो इंसान का दिल ही खुश हो जाए। तो क्या लगता है तुझे सिम्मी, मुझे अपनी पानी पूरी के ठेले पर ये आलू टिक्की बेचनी चाहिए? लोग आएंगे इसे खाने। हाँ माँ, ये बहुत अच्छा आइडिया है, आपको ऐसा जरूर करना चाहिए। ये सुनकर सुनीता के मन में एक उम्मीद जाग जाती है, लेकिन अभी भी उसके सामने एक बड़ी समस्या थी, और वो थी पैसों की समस्या। एक तो मेरे पास सामान खरीदने के पैसे नहीं, और अगर किसी तरह मैंने जुगाड़ करके सामान खरीद भी लिया तो मैं लोगों को कैसे यकीन दिलाऊंगी कि मेरे ठेले का खाना खाकर वो बीमार ना पड़ेंगे। इसका भी तो कुछ सोचना पड़ेगा। अम्मा, जल्दी से तुम टिक्की बेचना शुरू कर दो, फिर मैं अपने सब दोस्तों को तुम्हारे ठेले पर लेकर आऊंगी, ठीक है ना? अच्छा ठीक है सिम्मी। सुनीता देखती है कि बाहर अभी भी बारिश हो रही है। अरे, ऊपर से ये बारिश रुकने का ही नाम नहीं लेती। एक नहीं, इतनी सारी समस्याएं हैं सर पर, पता नहीं इन सब का हल कैसे निकलेगा। सुनीता परेशान होकर सोचने लगती है। ऐसे ही एक दिन बीत जाता है। अगले दिन जब वो सोकर उठती है तो देखती है आज का मौसम साफ था। अरे वाह, मौसम साफ है, ये अच्छा है। चलो, ऊपर वाले ने एक काम तो आसान किया मेरा। अब जल्दी से ठेला लेकर जाती हूँ, वरना फिर से बारिश कब आ जाए इसका भरोसा नहीं। सुनीता फटाफट ठेला लेकर अपनी जगह पर पहुंची। आज वो सिम्मी को भी साथ लेकर आई थी। यहीं रुकना सिम्मी, मैं अभी आती हूँ। सुनीता पास की गली में सब्जी बेचने वाले मनोज के पास गई। कैसे हो मनोज भाई? अच्छा हो सुनीता बहन, बताओ कौन सी सब्जी दूं? भाई, आज मुझे थोड़ी ज्यादा सब्जी चाहिए, कम से कम 5 किलो आलू, लेकिन पैसे मैं आपको शाम तक दूंगी। अच्छा, वैसे ऐसे मैं किसी को सब्जी देता नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें तो जानता हूँ ना बहन, इसीलिए विश्वास पर दे देता हूँ। ये सुनकर सुनीता बहुत खुश हो जाती है। उसने मनोज को मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया भैया, शाम तक तुम्हें पैसे दे जाऊंगी। बस ऊपर वाले से मनाओ कि आज मेरा काम सफल हो जाए, फिर तो मैं रोज तुमसे बहुत सारे आलू खरीदा करूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं सुनीता बहन। ऐसे ही सुनीता ने अपने व्यवहार के चलते टिक्की बनाने का सारा सामान बाजार से इकट्ठा कर लिया, जैसे कि सूखी इमली, दही वगैरह वगैरह। सब सामान लेकर सुनीता वापस अपने ठेले पर आती है। अरे वाह माँ, इतना सारा सामान। हाँ, आज ठेले पर टिक्की बेचने का पहला दिन है। सारा सामान मैं फिलहाल उधार पर लाई हूँ। अगर ये शाम तक बिक गया तो समझ ले हमारी सारी मुसीबतें हल हो जाएंगी। तो माँ समझ लो, आज से हमारी सारी मुसीबतें हल हो जाएंगी, ऐसा मेरा दिल कहता है। चल देखते हैं सिम्मी। फिर क्या था, सुनीता ने गरम गरम टिक्कियां बनानी शुरू कर दी। अब बारिश की ठंड के बीच में गरम टिक्की की खुशबू से सारा इलाका महक उठा। लोग धीरे धीरे सुनीता के ठेले पर आने लगे। अरे वाह, क्या महक आ रही है, लगता है बहुत स्वादिष्ट होंगी तुम्हारी टिक्कियां। हाँ हाँ बहन जी, बहुत स्वादिष्ट है, एक बार आप खा के तो देखिए। अरे मगर बारिश में से खाना ठीक रहेगा? हाँ, कहीं कोई बीमारी हो गई तो फिर क्या करेंगे? बरसात में ये सब खाने से लोग बीमार हो जाते हैं। अरे इसकी तैयारी तो मैं पहले से ही करके आई हूँ। ये देखिए, प्लास्टिक के ग्लव्स, मैं ये पहनकर ही टिक्की बनाऊंगी, और खाने के बाकी सामान भी शुद्ध है। और तो और, ठेला मैंने सुबह ही साफ किया था, इसीलिए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। वाह वाह, इतना अच्छा इंतजाम, फिर तो हम दोनों के लिए एक एक टिक्की लगा दो सुनीता बहन। सही कहा, और जब तक टिक्की बन रही है मैं तो कहती हूँ बताशे भी खा लेते हैं, इतनी साफ सफाई से तो बनाया गया है सब। नेकी और पूछ पूछ। दोनों औरतें सुनीता के ठेले पर पहले बताशे खाती हैं, फिर टिक्की। इतनी देर में सिम्मी भी अपने कुछ दोस्तों को बुलाकर वहां ले आती है। अम्मा, ये मेरे दोस्त हैं, ये सभी गरम स्वादिष्ट आलू की टिक्की खाएंगे। मैंने तुमसे कहा था ना, मैं अपने दोस्तों को भी ले आऊंगी तुम्हारे पास। अच्छा ठीक है, अभी बनाती हूँ। सुनीता के ठेले पर इतने लोगों की भीड़ देखकर
बाकी लोगों को भी लगता है कि वो साफ सफाई से काम कर रही होगी और उसकी टिक्की स्वादिष्ट होगी, इसीलिए और लोग भी आने लगे हैं। देखते ही देखते सुनीता की पानी पूरी और टिक्की खाने के लिए एक बार फिर से उसके ठेले पर भीड़ जमा हो जाती है। वाह वाह, अब लग रहा है ना एकदम पहले जैसा। कितने दिन बाद हुई है इतनी भीड़ मेरे ठेले पर। अरे हमें भी जल्दी से टिक्की बनाकर दो ना सुनीता दीदी। हाँ, अभी बना देती हूँ। लेकिन तभी अचानक फिर से बारिश शुरू हो जाती है। सुनीता को लगता है कि अब इस बारिश की वजह से सभी लोग चले जाएंगे और उसकी सारी मेहनत पानी में मिल जाएगी। हे भगवान, बारिश, अब क्या होगा? लेकिन सब कुछ एकदम उल्टा होता है। वहां खड़ी सिम्मी अपने दोस्तों के साथ बारिश में भीगने लगती है और मजे करने लगती है। उसे देखकर बाकी लोग भी बारिश का आनंद उठाने लगते हैं। दीदी जल्दी से आलू की टिक्की देना, ये बारिश और ठंडी हवाएं तो आलू की टिक्की का स्वाद और ज्यादा बढ़ा देंगे। हाँ एकदम सही कहा, हमें भी टिक्की दे दो सुनीता बहन। हाँ, अभी देती हूँ, आप सभी को टिक्की देती हूँ। सुनीता के पानी पूरी ठेले पर अचानक से इतनी भीड़ आ गई कि आसपास के ठेले पर तो जैसे कोई जा ही नहीं रहा था, जिस बात से उन लोगों को बहुत गुस्सा आ रहा था। अरे ओ सुनीता, तूने तो हमारा काम ही ठप कर दिया। तू कल से यहाँ ठेला नहीं लगा सकती। ये बरसात भुट्टे वाले के धंधे का मौसम है। अगर तू इसी तरह अपनी दुकान यहाँ लगाएगी तो हमें तो बहुत नुकसान होगा रे। वाह वाह, तब तुम्हारे नुकसान को बचाने के लिए मैं अपना नुकसान कर लूं? अरे ये तो ग्राहक की इच्छा है, उसे खाना क्या है, और अभी तक मैंने भी तो कितना नुकसान उठाया था। तो क्या अब हम तेरी पानी पूरी की वजह से नुकसान झेलें? जैसे मैंने अपने ठेले को चलाने के लिए तरकीब निकाली ना, वैसे ही तुम भी कुछ सोच लो। लेकिन मैं तो यही ठेला चलाऊंगी, ये बाजार सबका है, ये किसी एक का हक नहीं है। सुनीता ने भुट्टे वाले संतोष को जोर की डांट लगाई और फिर वो कुछ भी बोल न सका। तभी वहां पर रज्जू और उसकी बेटी मानवी आ जाती हैं। छोड़ो ना सुनीता, ये सब तो ऐसे ही बोलते हैं। एक आदमी दूसरे की तरक्की देख ही नहीं सकता है ना? अरे वाह रज्जू, तू यहाँ? हाँ, मानवी ने जैसे ही सुना कि तुमने टिक्की लगानी शुरू कर दी है, उसने यहाँ आने की जिद पकड़ ली। अरे आओ आओ मानवी बेटा, आखिर ये सब तुम्हारे सुझाव के कारण ही तो हो पाया है। तुमने मुझे ये रास्ता दिखाया था, इसीलिए मैं तुम्हें एकदम स्पेशल टिक्की बना के खिलाऊंगी। शुक्रिया काकी, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। मेरे सब दोस्तों ने बताया कि आपके यहाँ की टिक्की का स्वाद बहुत अच्छा है, इसीलिए मैं जल्दी से आ गई माँ को लेकर। हाँ, इसने मुझे चैन से बैठने ही नहीं दिया। बस जिद पकड़ ली, जल्दी से टिक्की खिलाने ले चलो। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सुनीता कि तेरा ठेला फिर से चल पड़ा। हाँ रज्जू, ये सब तेरी इस छोटी सी बिटिया की मेहरबानी है। इसे तो मैं हर रोज टिक्की खिलाऊंगी, और वो भी मुफ्त में। देखते ही देखते कब शाम हो गई पता ही नहीं चला, और सुनीता को खूब फायदा होने लगा। वो जल्दी से सिम्मी को लेकर बाजार जाती है और सभी दुकानदारों को उनके पैसे लौटा देती है। ये लीजिए आपके पैसे मनोज भैया, लगता है आपने सच्चे दिल से मेरे लिए ऊपर वाले से दुआ की थी। बधाई हो बहन, तुम्हारा ठेला फिर से चल पड़ा। आज तो हमें बहुत फायदा हुआ सिम्मी, लगता है ये आलू टिक्की बेचने का आइडिया काम कर रहा है। अम्मा, ऐसे तो हम जल्दी ही अमीर हो जाएंगे, फिर तुम मुझे क्या दिलवाओगी? मैं तुम्हें नए कपड़े दिलवाऊंगी, और नई गुड़िया भी, और मिठाइयाँ भी। फिर तो बहुत मजा आएगा। हाँ, बहुत मजा आएगा। इसी तरह से सुनीता एक एक करके अपनी सभी मुसीबतों का हल ढूंढ लेती है और दोनों माँ बेटी फिर से खुशी खुशी रहने लगती हैं।